हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? अच्छा, आज की जो रिकॉर्डिंग है हमारी खैर पहले मज़े की बात ये बताता हूँ कि मैंने इससे पहले पूरी रिकॉर्डिंग की है और उसकी मैंने माइक जो है माशाल्लाह से बंद रखा हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। इसका कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, बात ये है कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमने अभी से पहले किया क्या-क्या है। देखो, हम लोगों ने इससे पहले कोर्स की आउटलाइन के बजाय मैं आपको दिखाऊँ अगर कि हम लोगों ने यहाँ पे एविडेंस के बारे में पढ़ा है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या चीज़ होती है, हमने ये पढ़ा है। हम लोगों ने ऑडिट रिस्क पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने इससे पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बिज़नेस रिस्क, इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 से लेकर 9 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट मेजर टॉपिक्स आते थे ना, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे मूव करूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यार देखो, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं। एक मैंने राइडर कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन कराया, एक मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया रेड पैच स्पोर्ट्स के नाम से और एक और पूरा क्वेश्चन कराया। मैंने कल की क्लास में आपको ये बात जो इससे पिछली रिकॉर्डिंग है, उससे मैंने रिकॉर्ड करके बात बताई भी है कि यार देखो, मैंने सिर्फ ये 3 क्वेश्चन कराए हैं और टोटल 13 क्वेश्चन है सेक्शन ए के और उसके अंदर भी आपने वही पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं जो कि रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के साथ रिलेट करते हैं। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं अटेम्प्ट करना। तो आज की रिकॉर्डिंग इस वक़्त तक अगर आपने वो क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं किए, आपने 1 हफ्ता नहीं लगाया, आपने मेरे से सवालात नहीं पूछे, तो दिस रिकॉर्डिंग देना इसका मतलब ये है कि आप अपने पेपर को फेल करके आना चाहते हैं। पहला काम तो आपका ये बनता है कि आप इस रिकॉर्डिंग को बंद करें और जाएँ दोबारा से आपने पुराना सारा का सारा टॉपिक मैं समझता हूँ कि आपने ले लिया होगा, रिकॉर्डिंग्स ले ली, आपने टॉपिक समझनी है। तो आपके जो क्वेश्चन्स रह गए, 3 क्वेश्चन मैंने कराए, बाकी 10 क्वेश्चन पीछे रह गए। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप पहले जाके वो वाले क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करो सारे। 1 हफ्ता दो खुद को, अगर रोज़ का आप आधा-आधा घंटा भी उस क्वेश्चन्स को दो, खुद से अटेम्प्ट करो, लिखो और लेकर आओ और मेरे से सवालात पूछो। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको समझाऊँगा, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एट एनी टाइम पॉसिबल। या फिर उससे बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आती तो सम इट अप और हम लोग वीकेंड पे क्लास रख सकते हैं, मेन लाइव क्लास जिसमें आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है? तो डू इट। लाज़मी उसको करो और फिर मेरे से सवाल पूछो किसी किस्म का। उसके बाद आके ये टॉपिक मेरे से पूछो कि भाई ये टॉपिक में हम लोगों ने अब समझना है और इससे आगे हम लोग फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वो वाला टॉपिक नहीं समझा, जो बाकी सारे क्वेश्चन्स नहीं किए, तो इस रिकॉर्डिंग को आप प्लीज़ बंद कर दें और उसके बाद आप पहले पहले वो वाले जाके क्वेश्चन्स करें और बाद में इस रिकॉर्डिंग के ऊपर आएँ और यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ मूव करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, जैसे हम लोगों ने ऑडिट रिस्क आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले शुरू किया था। ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़। पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न बीइंग कि एग्ज़ामिनर ऑलमोस्ट इससे 15 टू 20 मार्क्स, मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स और 25 तक भी जा सकते हैं। 15 टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है। हम लोगों ने अपने जो 3 क्वेश्चन्स किए थे सेक्शन ए के अंदर, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि यार एग्ज़ामिनर मिनिमम 10 मार्क्स का और मैक्सिमम अप टू 15 मार्क्स का वो पूछ रहा था। अगर 10 से 15 मार्क्स का वो सेक्शन ए में पूछ रहा है, तो बाकी मार्क्स वो पूरे कर रहा होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको ऑडिट रिस्क, बिज़नेस रिस्क हो गया और ये सब कुछ जो हम लोग पहले कवर अप कर चुके हैं पिछली रिकॉर्डिंग्स में, वो अगर आपको आता है 100% आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो। दिस मीन्स कि आपके ऑलमोस्ट 30 टू 35 मार्क्स वो वाले हो गए। 15 टू 20 मार्क्स आज आप एथिकल में आपको करा देते हो, दिस इज़ ईज़ी पार्ट ऑफ द होल सिलेबस। अगर आप ये कर लेते हो, इसका मतलब है आपका पेपर पास है। ठीक है? अगर आगे ना भी पढ़ो, पढ़ना तो है ऑब्वियसली, यू आर नॉट होपिंग टू गेट 50 मार्क्स, यू आर होपिंग टू गेट क्लोज टू 100 मार्क्स, ठीक है? इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर मैं आपको सिर्फ मिनिमम चीज़ बता रहा हूँ कि आप अगर ये दोनों भी चीज़ें पूरी कर लेते हो और बाकी सारे के सारे कोर्स में से आपको कुछ-कुछ भी आता है, तो यू कैन ईज़िली अटेन अप टू 70 मार्क्स, ठीक है? लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो और क्लियर कैसे होंगी? क्लोज़ दिस रिकॉर्डिंग, गो बैक टुवर्ड्स द ओल्ड क्वेश्चन्स जो कि अभी आपके रहते हैं, वो क्लियर करो और उसके बाद मेरे पास आओ इस रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, 15 टू 20 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे एथिक्स एंड प्रोफेशनल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब ये एथिकल क्या चीज़ है और प्रोफेशनल क्या चीज़ है और इन दोनों के दरमियान में एंड क्यों लगा है, उसकी रीज़न ये है भाई देखो, एथिक्स आपने F8 में पढ़ा है। आपने बस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं एथिक के। आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं एथिक्स की, जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स हमारे आया करते थे। हम लोग आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक हो गया? वो चीज़ें तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। वही चीज़ें यहाँ पे भी एथिक्स में फ़ॉल करेंगी और फिर यहाँ पे एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज़्म के अंदर एक दूसरी ब्रांच आती है जिसका नाम प्रोफेशनल इश्यूज़ भी है। प्रोफेशनल एक सेपरेट इश्यूज़ होते हैं जो कि ऑडिटर फेस करता है और एक प्रोफेशनल ऑडिटर फेस करता है। अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में रहते हुए किसी फर्म में बैठ के किसी कंपनी का ऑडिट किया, तो यू विल नो कि व्हाट प्रोफेशनल इश्यूज़ आर एंड व्हाट एथिकल इश्यूज़ आर। दोनों में सेपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है? आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की ये क्लास वुड बी एन इंट्रोडक्शन क्लास टुवर्ड्स एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज़। मैं आपको इसको
पूरा का पूरा कोर्स का आउटलाइन दूँगा कि एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं और हम लोग इनमें क्या चीज़ें कवर अप करेंगे और कैसे कवर करेंगे, ठीक है? और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग उनको डिग डाउन करेंगे और हम लोग एथिक्स के अंदर जाएँगे, फिर हम लोग प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर भी जाएँगे और हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन्स भी करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया एथिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है एथिकल इश्यूज़ और इसके साथ-साथ प्रोफेशनल इश्यूज़ इज़ सेपरेट। एक एक सेकंड मुझे देख लेने दें, मैं दोबारा से क्लास कहीं ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, एथिकल इश्यूज़ इज़ सेपरेट एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ जो हैं वो एक सेपरेट चीज़ है। एथिकल इश्यूज़ के अंदर कुछ और चीज़ें फ़ॉल करती हैं और प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर कुछ और चीज़ें फ़ॉल करती हैं, ठीक है? इससे पहले कि मैं हम लोग पहले जाएँगे अभी एथिक्स की तरफ इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पे मूव करूँ, आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि एथिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी F8 में कवर किया था। अब अगर हम लोग ऑलरेडी F8 में कवर कर चुके हैं, तो क्या इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है? है, भाई क्यों नहीं है? पहली बात तो ये आपने इसका मतलब एक चीज़ आपने ऑलरेडी पास्ट में पढ़ी है, इस तरह डबल एंट्री भी आप पढ़ चुके थे। लेकिन हम लोग एसपीआर में डबल एंट्री कितनी इन डिटेल जाके पढ़ रहे होते हैं, ताकि हम लोग कोई इश्यू फाइंड कर सकें। डबल एंट्री की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है। एथिक्स भी एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ़ आप पुराना वाला वो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ डेवलपमेंट थ्रेड और ये सारे जो थ्रेड्स हैं, ये नहीं पढ़ रहे होगे। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा थ्रेड्स भी यहाँ पे पढ़ रहे हो। आप यहाँ पे एथिकल्स की पूरी ब्रांच पढ़ोगे, एथिक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें फ़ॉल करती हैं और सेम गोज़ फॉर प्रोफेशनल इश्यूज़, ये तो अभी आज से पहले आपने पढ़े ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं एथिक्स और प्रोफेशनलिज़्म की तरफ आ जाऊँ, तो सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा हमने आज से पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े, मैंने आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ाए, ऑडिट एविडेंस का बताया, तो वो डाटा 3 उसका हमारा मेमोनिक था। इस डाटा 3 को अगर मैं याद कर लूँ डीए 3 तो मुझे पता लग जाता था ऑडिट एविडेंस क्या-क्या चीज़ हो सकती है। मैं मेमोनिक को याद रखता था, मुझे बाकी हर एक चीज़ याद रहती थी। इस तरह प्रोसीजर्स था, ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स यूज़ करते थे, मुझे प्रोसीजर्स याद आ जाते थे। इसी तरीके से हमने आज से पहले पढ़ा है, सेम आज भी इस तरह ही पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको मेमोनिक्स बताऊँगा, आपने मेमोनिक्स याद रखने हैं और बाकी चीज़ें आपको फिर खुद याद रहेंगी अगर आपने ऊँचा-ऊँचा दीवारों को पढ़ के कमरे में बंद होके सुनाया हुआ है, ठीक है? एथिकल के लिए हम लोग यहाँ पे कोई और मेमोनिक यूज़ नहीं करते। इंडिपेंडेंस के इश्यूज़ तो रहते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एथिक्स के लिए हम लोग मेमोनिक यूज़ करते हैं, इट इज़ आईसीसीआई, ठीक है? ये वाला मेमोनिक हम लोग यूज़ करते हैं एथिक्स के लिए, यहाँ पे एथिकल इश्यूज़ के लिए, आइडेंटिफ़ाई करने के लिए भाई एथिकल इश्यूज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें फ़ॉल कर सकती हैं। सबसे पहला आई स्टैंड करता है इंडिपेंडेंस थ्रेड्स के। अब ये इंडिपेंडेंस थ्रेड वो थ्रेड्स हैं जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े थे, जिसका एसएसएएफआई मेमोनिक था। कैसे? कि भाई सबसे पहला एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड, फिर एडवोकेसी थ्रेड, फिर फ़ैमिलियरिटी थ्रेड, फिर इंटिमिडेशन थ्रेड। भाई ये तो वो चीज़ें हैं ना जो कि मुझे हिफ़्ज़ हो चुकी हैं पढ़-पढ़ के, याद कर-कर के। मैंने एसपीआर में भी पढ़ी, मैंने ये चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ी, क्या कहते हैं F8 में भी पढ़ी, मैंने F9 में भी पढ़ी, मैंने एएफएम में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने हर एक पेपर जो स्किल्स का पेपर मैंने किया, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे मैंने ये चीज़ें पढ़ी ही पढ़ी हैं। कि भाई इंडिपेंडेंस थ्रेड्स तो मेरे ऊपर रहते ही रहते हैं हर जगह के ऊपर। मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो आईसीसीआई में सबसे पहला आई तो इंडिपेंडेंस थ्रेड का हो गया, फिर सी हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, जो कि कहता है कि आपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल गेन के लिए, थर्ड पार्टी के गेन के लिए यूज़ नहीं करना और बगैर किसी अथॉरिटी के उस इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ नहीं करना। और अगर करना चाहते हो रिलीज़ उस इन्फॉर्मेशन को, तो प्रॉपर अथॉरिटेटिव पर्सन को रिलीज़ करो, जनरल पब्लिक को भी आपने रिलीज़ नहीं करनी वो इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी यही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, हम लोग जब कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे उसका एक आपको इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट के अंदर आपको एक पूरा एक सेपरेट पोर्शन मिल जाएगा। ठीक हो गया? हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। फिर इससे अगला सी स्टैंड करता है फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो इन F8। बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है कि कॉम्पिटिशन को आप अगर ऑडिट कर रहे हो, नेस्ले, यूनिलीवर एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है। मैं नेस्ले का भी ऑडिट करता हूँ, मैं यूनिलीवर का भी करता हूँ। दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 2 सेम कॉम्पिटिटर्स को आप ऑडिट कर रहे हो जो कि सेम इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे को कम्पीट करते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे भी अराइज़ हो सकता है कि भाई मैं कस्टमर को भी ऑडिट करता हूँ, मैं सप्लायर को भी ऑडिट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैंथर टायर्स पाकिस्तान के अंदर लिस्टेड कंपनी है, मैं इसका भी ऑडिट कर रहा हूँ, जो कि टायर्स बना के कंपनीज़ को भी बेचती है और जनरल पब्लिक को भी बेचती है। एट द सेम टाइम मैं होंडा का भी ऑडिट कर रहा हूँ, होंडा पैंथर टायर्स से टायर्स खरीदती है। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पैंथर टायर्स की कॉस्ट अलग होगी और सेलिंग प्राइस डिफरेंस होगी? प्रॉफिट भी तो कमाना है ना उसने। मैं अगर होंडा को उसकी कॉस्ट बता दूँ, तो वो पैंथर टायर के साथ मिलके बैठ के उनको वो कॉस्ट यूज़ करके बता सकते हैं ना, भाई आप हमें कम पे बेचो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीकेज का खतरा होता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है? सेपरेट टीम्स यूज़ करो, सेपरेट बंदे यूज़ करो, आपकी सिक्योरिटी अच्छी हो, दोनों टीम्स आपस में मिल बैठ के बात ना कर सके, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन पे ना जाए। हम लोग इस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद फाइनल आई स्टैंड करता है विद इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। अब इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर कोई लंबा-चौड़ा टॉपिक नहीं है हमारे पास एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस में। इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है, वो हर इश्यू जो कि क्लाइंट की तरफ से उठ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट झूठा है, क्लाइंट धोखा देता है, सीएफओ जो है फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड है, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड है, देयर इज़ एन इन्हेरेंट रिस्क ब्ला, ब्ला, ब्ला हर एक इस तरह की चीज़ें, ये क्वेश्चन्स रेज़ करती है इंटीग्रिटी पे कि भाई क्लाइंट जो है वो ठीक नहीं है। तो आप उसको पहली बात तो ये थी ना, अगर आपको याद हो तो हम लोग F8 में एक चीज़ पढ़ते थे, एक्सेप्टेंस इश्यूज़ के नाम से। वो हमें बताती थी कि हमने कौन से क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना है और कौन से क्लाइंट का नहीं करना था। अब उस एक्सेप्टेंस के इश्यूज़ मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि 13 इश्यूज़ थे, जिसमें हम लोग प्रोफेशनल क्लीयरेंस की बात भी करते थे, जिसमें हम लोग ऑडिट फीस से रिलेटेड बात भी करते थे। हम लोग ये भी बोलते थे कि भाई आप इनका देख लो कि पास्ट हिस्ट्री क्या है इनकी, इनकी रेपुटेशन कैसी है और उसमें एक ये भी लफ्ज़ था कि इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट कैसी है, कि क्या मैनेजमेंट ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है या नहीं है। अगर मैनेजमेंट भी ट्रुथफुल, ऑनेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गलत ही हो गई। वहाँ पे तो एथिकल इश्यूज़ बनेंगे ही बनेंगे। वो अगर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर क्वेश्चन रेज़ कर रहे हो, तो वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इंडिपेंडेंस का थ्रेट भी अराइज़ हो जाएगा। तो इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट सिर्फ़ इस चीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। कहीं पे भी क्लाइंट की कोई कोई गलत चीज़ हो रही हो, क्लाइंट उसको छुपा रहा है, कोई फ्रॉड है, कोई रिस्क है इस तरह का, जो कि आपकी नेचुरल ह्यूमैनिटी इंस्टिंक्ट्स को लिंक करे ना आपस में, वो क्लाइंट का इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज़ कर देता है, ठीक है? कि क्लाइंट इंटीग्रिटी को नहीं फॉलो करती। भाई क्लाइंट झूठी है, क्लाइंट की जो मैनेजमेंट है वो सच्ची और ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है? फिर आ जाते हैं हमारे ये खत्म हो जाते हैं एथिकल इश्यूज़। अब अगर आपको याद हो तो आपने F8 के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इंडिपेंडेंस थ्रेट्स क्या होते हैं, जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है। ये 3 चीज़ें भी आपने पढ़ी हुई है कहीं न कहीं। लेकिन एथिक्स की सारी ब्रांच अगर F8 में P7 यानी एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस में आप कवर करना चाहते हो, तो उसमें सारी चीज़ें फिर फॉल कर जाती हैं ऑटोमैटिकली, ठीक है? मतलब अगर आपका क्वेश्चन आता है वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क है, तो आप ये नहीं बताओगे कि भाई इंडिपेंडेंस का रिस्क है, वो आपने पढ़ा था F8 में। यहाँ पे आप साफ-साफ एग्ज़ामिनर को बताओगे देयर इज़ एन एथिकल इश्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन द गिवन सिनेरियो, तो आप नहीं लिखोगे, आप बताओगे देयर इज़ एन एथिकल इश्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वेयर बाय उसकी रीज़न दे दोगे क्यों ये है, ठीक है? अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एथिकल इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह से अपने क्वेश्चन को शुरुआत करोगे। ठीक हो गया? ये आपका पार्ट कवर हो जाता है इंडिपेंडेंस का, सॉरी एथिकल इश्यूज़ का, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं टुवर्ड्स ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, अब इसको हम लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे? हम लोग कल की जो हमारा रिकॉर्डिंग शुरू होगी ना, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो शुरू होगी, दैट विल बी फ्रॉम एथिकल इश्यूज़ से ऑनवर्ड्स हम लोग प्रोफेशनल इश्यू की तरफ जाएँगे। अभी इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन इंडिपेंडेंस के हम लोग पढ़ेंगे बुक से, कॉन्फिडेंशियलिटी को पढ़ेंगे, समझेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, इसमें से याद क्या करने वाला है, माइंड के अंदर रिटेन किस चीज़ को रखना है, दीवारों को पढ़ के क्या चीज़ आपने सुनानी है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है? फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, बस उसके हम लोग याद देख लेंगे, रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को कि अच्छा कैसे होता है। हर एक सिनेरियो से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन उठाएँगे हम लोग कि भाई इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं हम लोग टुवर्ड्स प्रोफेशनल इश्यूज़ अब। प्रोफेशनल इश्यूज़ में ब इसका भी एक मेमोनिक है। हर चीज़ में एक मेमोनिक आपको मिलेगा ऑडिट के अंदर ताकि आप चीज़ें याद रख सको भाई। लेकिन मेमोनिक के अलावा एक लाइन आपने और याद रखनी है। एनी इश्यू व्हिच कैन अफेक्ट द ऑडिटर्स प्रोफेशन। भाई कोई भी ऐसा इश्यू हो जो कि ऑडिटर के प्रोफेशन को हिट करे, यानी कि इसका मतलब क्या है? क्लाइंट के अंदर फ्रॉड हो रहा है, ऑडिटर को तो हिट करेगा क्योंकि ऑडिटर ने डिस्क्लोज़ करना है। तो अगेन ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल इश्यू है। क्लाइंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व्ड है, किस चीज़ का है? मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व्ड है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सही बंदों को रिपोर्ट करे जाके। हमने F8 में भी ये चीज़ पढ़ी, तो ऑडिटर को इम्पैक्ट करती है वो चीज़। इन शॉर्ट
अगर आपको ये लाइन नहीं समझ आती, ये लाइन समझ लो, सीधी सी बात ऐसी है कि भाई कोई भी इश्यू जो कि ऑडिटर को इम्पैक्ट कर रहा हो एज़ अ प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन को कोई चीज़ हिट कर रही है, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, उसके रेपुटेशन के ऊपर मसला बन रहा है, वो प्रोफेशनल इश्यू है। लेकिन अगर आपको ये लाइन नहीं समझ आती तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हर वो रिस्क जो कि हर एक इश्यू जो कि एथिक्स की साइड पे नहीं उठा, एथिक्स वाले साइड ने कवर नहीं किया। एथिक्स में हमने क्या-क्या चीज़ कवर की? इंडिपेंडेंस कवर की, कॉन्फिडेंशियलिटी कवर की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कवर किया, इंटीग्रिटी को कवर किया। अब आपको लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ इसी तरह के 4 थ्रेट्स होते होंगे ऑडिटर्स को? नहीं, इससे ज़्यादा और बढ़-चढ़ के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं ऑडिटर को, ठीक है? इश्यूज़ होते हैं ऑडिटर्स के लिए। तो क्या इसके अलावा कोई और नहीं है? है, हमने अभी ये बात कर ली। अब इसके इन 4 चीज़ों के अलावा, आईसीसीआई के अलावा कोई भी और इश्यू हो, वो डायरेक्टली आपका प्रोफेशनल इश्यू बन जाएगा, ठीक है? अब पेपर में अगर मे बी आपको मेमोनिक तो उसका समझाऊँगा, लेकिन अगर मेमोनिक से भी आपको समझना है तो इस चीज़ को आप याद रखें तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ अ प्रोफेशनल इश्यू एंड व्हाट इज़ एन एथिकल इश्यू। एथिकल इश्यू को याद रख लो, आपको ऑटोमैटिकली प्रोफेशनल इश्यू याद होगा। लेकिन इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द मेमोनिक ऑफ प्रोफेशनल इश्यू इटसेल्फ। आप क्या करोगे, इसके लिए मेमोनिक होता है मैप आई के नाम से। मैप आई, अब इस चीज़ में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, यहाँ पे भी 4 चीज़ें। मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? पहले तो हम लोग इसमें ये समझेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? एक्वायर करते हो आप क्रिमिनल प्रोसीड्स को, उन क्रिमिनल प्रोसीड्स को आप इन्वेस्ट करते हो, उसको लेयरिंग करते हो, फिर इतनी बार इन्वेस्ट करते हो, इतनी जगह पे इन्वेस्ट करते हो कि उसकी एक्चुअल सोर्स फाइंड करना कि कौन-सी क्रिमिनल एक्टिविटी से वो उठ के आई थी, वो इम्पॉसिबल हो जाता है वो सोर्स आइडेंटिफाई करना। जब वो इम्पॉसिबल हो जाता है, अपनी एक्चुअल सोर्स से उसका लिंकेज बहुत दूर ले जाते हो आप, उसको इंटीग्रेट कर देते हो फिर एज़ अ क्लीन मनी, ठीक है? तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उसके लिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर हम लोग ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि भाई यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्लाइंट के ऊपर यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई करोगे आप, इश्यू आइडेंटिफाई करोगे, फिर बताओगे कि भाई यहाँ पे अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या-क्या करे यहाँ पे। मार्क्स लेने ना आखिर में आके, तो उसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस इश्यू को आप मिटिगेट कैसे करोगे, ठीक है? ये भी मैं भी आपको समझाऊँगा। इसके बाद ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स लायबिलिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मनी लॉन्ड्रिंग की वज़ह से ही ऑडिटर के ऊपर लायबिलिटी उठ रही हो। ऐसी बात ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है मैं कहता हूँ नेस्ले ने आज से 100 इयर्स पहले जब उसने अपना सेरेलैक वाला पोर्शन निकाला तो वो ऐसी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करते थे व्हिच वर हार्मफुल टू द बेबीज़, दे वर हार्मफुल टू द चिल्ड्रन, ठीक है? अगर दे वर हार्मफुल टू द चिल्ड्रन तो क्या आपको नहीं लगता उस वक़्त भी उसको ऑडिट होता था? तो क्या ऑडिटर ने उस चीज़ को डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया कि भाई दिस इज़ ऑलरेडी हार्मफुल टू द चिल्ड्रन्स और इस वज़ह से हम लोग जनरल पब्लिक को ये चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप नेस्ले का ये वाला प्रोडक्ट ना खरीदें। ऑडिटर्स ने नहीं किया, तो क्या उस वक़्त ऑडिटर्स को फाइन हुआ? हाँ, हुआ। एनरॉन के केस के अंदर क्या ऑडिटर्स को फाइन हुआ? ऑडिटर्स को पता था कि इधर इतना बड़ा इश्यू चल रहा है कंपनी के अंदर, लेकिन ऑडिटर्स को फाइन हुआ? हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। यहाँ पे समझाने की वजह ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज़ नॉट द ओनली इश्यू जो कि ऑडिटर के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर रीज़न्स एज़ वेल, हंड्रेड थाउज़ेंड्स ऑफ अदर सिनेरियोज़ एज़ वेल जिसकी वजह से ऑडिटर की लायबिलिटी बन रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेन बेचने वाली कंपनी हूँ, मुझे पता है मैं जनरल पब्लिक को कहता हूँ कि मेरा पेन 10 महीनों तक चल सकता है। और इन रियलिटी ऑडिटर ने उसको टेस्ट किया आके और पता लगता है ऑडिटर को यार वो सिर्फ़ 2 दिन तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मेरी लायबिलिटी नहीं बनेगी क्या? जब जनरल पब्लिक 2 दिन के बाद सवाल पूछना शुरू करेगी उस कंपनी से, गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होगी और वो बोलेगी भाई तुमने झूठ बोला। फिर ऑडिटर से गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई तुमने ऑडिट नहीं किया था इनका? तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है कि तुम बताते जनरल पब्लिक को, तुम हमें बताते कि झूठ बोल रही है, फ़ॉल्स एडवर्टाइज़मेंट कर रही है। तो ऑडिटर लायबिलिटी वाले केस के अंदर कैसे ऑडिटर आज ही अपनी लायबिलिटी को कम करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे ऊपर ये वाली लायबिलिटी अराइज़ हो सकती है, मैं आज कौन से ऐसे एक्शंस लूँ कि मेरी लायबिलिटी कम हो जाए। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना दिस इज़ नोन एज़ ऑडिटर्स लायबिलिटी और इसका एक सेपरेट पूरा एक टॉपिक है, ठीक है? कैसे हम लोग करते हैं। ये हम लोग कवर कर रहे थे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी के अंदर। यहाँ पे हम मेनली यही पढ़े होंगे कोई भी ऐसा काम ना करो या हर एक ऐसी चीज़ डिस्क्लोज़ करो जिससे आपकी लायबिलिटी कम से कम हो। आपने अपने ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रखनी, ठीक है? फिर आता है पी, मैप आई के अंदर हम लोग कहते हैं पी। पी आता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा, इसमें लास्ट में करूँगा बिकॉज़ ये हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है। जब हम लोग इसको कर भी रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम यही टॉपिक लेगा। और फाइनल आई स्टैंड करता है इम्पैक्ट ऑन
ऑडिट। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट जो है ना, इसका कोई अपना कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। दिस इज़ जस्ट लाइक ऑडिट रिस्क। आपने एक चीज़ प्रोफेशनल इश्यू आइडेंटिफाई किया, अब उसका ऑडिट के दौरान इम्पैक्ट कैसे आएगा? लेट्स सपोज़ मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू है। मनी लॉन्ड्रिंग देखो अगर आप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा है, क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, प्रोविजंस ज़्यादा हो सकती हैं अब। फ्रॉड गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर सकती है जिसकी वज़ह से प्रोविजंस आपके ऊपर ज़्यादा होंगी, ठीक है? इसके अलावा बाकी कॉस्ट आ सकती है। तो इस चीज़ की वज़ह से कौन-सा स्टैंडर्ड हिट होता है? अच्छा, मुझे याद है कि भाई IAS 37 हिट होता है, वो इम्पैक्ट किस तरह से ऑडिट पे हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक ऑडिट रिस्क कि आपने प्रोफेशनल इश्यूज़ को या फिर एथिकल इश्यूज़ को किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लिंक करना है और ऑडिट के ऊपर इम्पैक्ट निकालना है। दैट इज़ नोन एज़ इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। अब इसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट सिनेरियो होता है और हर एक ऑडिट रिस्क डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करते हुए ऑडिट रिस्क बना के इम्पैक्ट ऑन ऑडिट लिख देना होता है कि ये किस तरह से मेरा ये वाला प्रोफेशनल या फिर एथिकल इश्यू कैसे मेरे साथ लिंक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। हम लोग जब प्रैक्टिस में क्वेश्चन्स कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैं चीज़ सिखाऊँगा आपको, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पास्ट पेपर्स के अंदर भी ये वाली चीज़ ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स में आपको एक चीज़ समझाऊँगा, ठीक है? ये हमारे थे प्रोफेशनल इश्यूज़ इटसेल्फ। अभी तक एक मैंने नहीं कराया, मैं वो करा देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ हैं इटसेल्फ, उसमें हमारे पास सबसे मैप आई यूज़ करते हैं। अगर मैप आई नहीं यूज़ करना चाहते हो ना, हम लोग ये भी देख लेते हैं जो भी ऑडिटर के प्रोफ़ेशनल को जो चीज़ लिंक कर रही हो, हिट कर रही हो, ठीक है? दैट इज़ प्रोफ़ेशनल इश्यू। एथिकल इश्यू और प्रोफ़ेशनल इश्यू 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन के अंदर एग्ज़ाम के अंदर अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे एथिकल एंड प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करके दो, तो आपने दोनों चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करके देनी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर उसने पूछा हुआ है कि मुझे भाई एथिकल इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करके दो, आपके दरमियान में आपके दिमाग में डायरेक्टली आईसीसीआई आ जाना चाहिए। अगर उसने बोला है मुझे प्रोफेशनल इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करके दो, आपके दिमाग में डायरेक्टली मैप आय आ जाना चाहिए। ठीक है? इस तरह से आपने याद रखना है इसको। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट की तरफ, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और ये आपका टॉपिक हर बार पेपर में लाज़मी टेस्ट हो रहा होता है। कहीं न कहीं पे 2, 3, 4 मार्क्स का लाज़मी टेस्ट हो रहा होता है सेपरेटली, ठीक है? एक बात याद रखना कि अगर प्रोफेशनल इश्यूज़ का एक पूरा क्वेश्चन वो दे रहे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ऑडिटर लायबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कम बात है कि वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी उसमें इंक्लूड करे, क्योंकि प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट पूछ रहे, तो अगेन वो प्रोफेशनल इश्यूज़ को नहीं हिट करेगा। लेकिन प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी ऑडिटर के प्रोफेशन को हिट कर रही होती है, इसलिए आती है वो प्रोफेशनल इश्यू के अंदर ही है। ठीक है? लेट्स कम टुवर्ड्स प्रैक्टिस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें ना प्रैक्टिस मैनेजमेंट में इटसेल्फ 4 चीज़ें आती हैं और इसका सेपरेट टॉपिक है हर एक चीज़ का। सबसे पहली चीज़ आती है क्वालिटी कंट्रोल। ऑडिट की क्वालिटी को कैसे अच्छा रखना है, कैसे ठीक रखना है, इसमें आ जाएगा मोस्टली आपका टॉपिक। हॉट एंड कोल्ड रिव्यू वाली बात आ जाएगी, ठीक है? कि भाई एंगेजमेंट से पहले रिव्यू करो, ऑडिट टीम ठीक है या नहीं ठीक, एंगेजमेंट के बाद रिव्यू करो कि ऑडिट ठीक हुआ या नहीं हुआ। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को आपने कैसे मैनेज रखना है हर एक चीज़ के अंदर। फिर आपकी आ जाती है ऑडिट फीस। फीस से रिलेटेड आपकी जो भी चीज़ होगी, वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट में फ़ॉल करेगी, वो ऑडिट फीस के अंदर आएगी। फीस से रिलेटेड मैं कह सकता हूँ कि यार लो बॉलिंग करूँगा फीस के अंदर। लो बॉलिंग कैसे है कि बाकी सब मुझे पता है हाई क्राइटेरिया, हाई इनवॉइस पे करेंगे और मैं क्या करता हूँ, मैं एक लो फीस कोट कर देता हूँ। अब लो फीस कोट करने की वज़ह से मेरी क्वालिटी गिर सकती है, क्योंकि अगर मैं लेट्स सपोज़ बाकी सारी की सारी फर्म्स जो हैं कह रही थी कि मैं आपका 1 मिलियन पाउंड्स के अंदर ऑडिट करने को तैयार हूँ, एक कंपनी को, और मैं उसी कंपनी को बोलूँ मैं 100,000 पाउंड्स में करने के लिए तैयार हूँ। 10 टाइम्स लेस द कॉस्ट। अगर 10 टाइम्स लेस द रेवेन्यू मैं कमा रहा हूँ, तो आई विल आल्सो एक्सपेक्ट कि मेरा जो कॉस्ट है वो भी 10 टाइम्स लेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या है? मैं ऑडिट करने में लेस टाइम स्पेंड करूँगा, मैं ऑडिट करते हुए क्वालिटी को इग्नोर कर दूँगा ताकि जल्दी-जल्दी मेरा ऑडिट खत्म हो, ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट बना सकूँ, ठीक है? इसी वजह से ऑडिट फीस भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर आ जाता है आपके पास इससे आगे तीसरी चीज़, टेंडर कैसे बनाते हो? अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आपका किसी फर्म के अंदर इंशाल्लाह इंडक्शन होगी। मुझे अब यूरोप साइड का कनाडियन साइड का शायद वहाँ पे भी अभी तक यही प्रैक्टिस होती हो, एंड इवन कि ऑस्ट्रेलिया में भी शायद यही प्रैक्टिस होती हो। शायद वाली बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका और ये इस साइड के जो कंट्रीज़ हैं, रिमेंबर कि वहाँ पे जिस वक़्त भी आपकी इंडक्शन होती है ना, फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको कोई ऑडिट क्लाइंट नहीं बनने वाला। पहले 6 महीने में आप ये नहीं करने लगे बैठ के ऑडिट कर रहे हो, कि ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो, सब्सटैंटिव प्रोसीड, नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। देयर इज़ वेरी लेस चांस कि आप ये बैठ के करोगे। फर्स्ट 6 मंथ्स आपका काम ये होगा कि आप टेंडर बना रहे होगे बैठ के। भाई नया ऑडिट क्लाइंट आने वाला है, किसी क्लाइंट को फीस हमने कोट करनी है, उसके लिए टेंडर बनाओ। ये आपका काम होगा।
ठीक है? अब वो कैसे बनाओगे? वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि टेंडर कैसे बनाया जाता है। इसका एक सेपरेट पूरा टॉपिक है कि भाई टेंडर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। टेंडर के अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि उसकी प्रोफेशनल वर्डिंग, उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट किस तरह लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, क्लोज़ कैसे करेंगे टेंडर को, फीस कितनी कोट करेंगे और ये क्या सारी चीज़ें हम लोग टेंडर के अंदर देख रहे होते हैं यहाँ पे कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट में टेंडर वाले टॉपिक में देख रहे होते हैं। और फाइनली आ जाते हैं कमर्शियल इश्यूज़। अब कमर्शियल इश्यूज़ भी आप कह सकते हो मनी में कमर्शियल क्या होता है? कहीं वो भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप पैसे बना रहे हो, ठीक है? अब ऑडिटर है, वो कोई आसमान से नीचे नहीं आया, उसके लिए डायरेक्ट आसमान से नीचे खाना नहीं आता। वो क्या करता है, उसने भी तो पैसे कमाने हैं ना ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी जगहों पे लेके जा सके, घुमा-फिरा सके और फिर खुद भी पैसे ले, अच्छी गाड़ी ले, अच्छा घर ले। उसका भी तो ये गोल है ना ज़िंदगी का, तभी तो वो ऑडिटर बना है, तभी तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, ठीक है? तो उसने भी तो पैसे लेने हैं, लेकिन वो कमर्शियल इश्यू के अंदर आ जाता है। अगेन कमर्शियल इश्यू और ऑडिट फीस थोड़ा बहुत साथ लिंक्ड है, लेकिन कमर्शियल इश्यूज़ के अंदर आप ये भी बातें कर सकते हो कि भाई आपने क्वालिटी गिराने के चक्करों में हो सकता है जूनियर्स को हायर कर लिया जिनकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कमर्शियल इश्यू इटसेल्फ पेपर में अलग से टेस्ट हो रहा हो नहीं होता। प्रैक्टिस मैनेजमेंट हाँ, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और टेंडर ये 2 वो टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में सेपरेटली टेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल अलग 5-6 मार्क्स के लिए टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑडिट फीस हमेशा किसी और चीज़ के साथ बन के आएगा, किसी और चीज़ के साथ कंबाइन होके आएगा। हो सकता है ऑडिट फीस प्रैक्टिस मैनेजमेंट में से यहाँ पे हम लोग बात की थी कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रोफेशनल इश्यूज़ में है। मैंने आपको ये भी बताया अभी कि प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट को शामिल बहुत कम करता है, कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप टेंडर बना रहे हो, वो प्रोफेशनल इश्यूज़ के अंदर कैसे आएगा? मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कैसे लिंक कर सकते हो? यहाँ पे कैसे लिंक कर सकते हो? ऑडिट फीस को तो वो कर सकता है ना यहाँ पे लिंक किसी न किसी तरीके से। ठीक है? तो प्रोफेशनल इश्यूज़ में ऑडिट फीस को वो लिंक कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल, हॉट एंड कोल्ड रिव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें और टेंडर, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि वो सेपरेटली टेस्ट करता है और करता आया है किसी पेपर में वो कहीं न कहीं पे वो टेस्ट कर लेता है 5-6 मार्क्स के लिए सिर्फ। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट वाला पार्ट है सिर्फ टॉपिक, ये वो टेस्ट कर होता है इन क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में वो ज़्यादा टेस्ट करता है इसको। ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले कि अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक था सिर्फ़ वो इंट्रोडक्शन थी टुवर्ड्स एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़, ठीक है? आज की इंट्रोडक्शन होगी, आपको समझ आ गया, अब आपने दिमाग में सिर्फ़ ये चीज़ें बिठा के रखनी है। हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मूव करेंगे टुवर्ड्स इंडिविजुअल थ्रेड्स। हम लोग पढ़ेंगे सबको कि कैसे किया जाता है। हर एक थ्रेड को पढ़ने के बाद मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहूँगा या ओवरऑल थ्रेड्स पढ़ने के बाद हम लोग एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी सॉल्व कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको पता लग रहा होगा। क्योंकि हर एक के लिए मुझे एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकती। लेकिन कंबाइन के लिए मुझे एग्ज़ाम्पल मिल सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एग्ज़ामिनर ये नहीं करता कि वो किसी किसी अटेम्प्ट में ये टेस्ट कर ले, किसी अटेम्प्ट में ये नहीं भाई, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पूरा का पूरा एक क्वेश्चन एथिक्स से रिलेट करता है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन प्रोफेशन से रिलेट करता है या फिर दोनों से रिलेट कर रहा होता है। इस तरह से ही चलता है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ बताऊँ, हमारा गोल हमेशा क्या होता है इन प्रोफेशनल एंड एथिक्स, प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज़ के अंदर, हमारा गोल क्या होता है? आवर गोल इज़ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आइदर mitigate the issue or reduce it to an acceptable level. बस। इस बात का मतलब क्या है? ये F8 में आपने पढ़ी थी। इस बात का मतलब ये है कि भाई एज़ एन ऑडिटर एथिकल इश्यूज़ हों या फिर प्रोफेशनल इश्यूज़, मेरा एक गोल है। या तो मैं एथिकल इश्यूज़ को जड़ से ख़त्म कर दूँ किसी तरीके से। अब जैसे इंडिपेंडेंस का इश्यू है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अगर मैं कर रहा हूँ, मैं एक क्लाइंट को टैक्स प्रोवाइड करूँ, साथ-साथ उसी टैक्स का मैं ऑडिट भी कर रहा हूँ। तो उसका एक हल ये है कि उसको मिटिगेट करो, उसको ख़त्म कर दो। या तो आप ऑडिट ना करो और या तो फिर टैक्स की सर्विस ना प्रोवाइड करो, कोई एक चीज़ करो। और या तो फिर उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक गिरा लो। कैसे? कि आप 2 सेपरेट टीम्स रख लो कि भाई एक टीम जो है वो टैक्स वाली सर्विस दे और एक टीम जो है वो क्या करे, ऑडिट करके दे। ताकि दोनों टीम आपस में सेल्फ रिव्यू का शिकार ही ना हो। एक ही बंदा 2 काम ना कर रहा हो, सेग्रीगेशन हो। ठीक है? तो अगेन मेरा हमेशा से गोल होता है या तो मैं मिटिगेट कर लूँ अपने इश्यू को या तो फिर मैं उसको रिड्यूस कर लूँ टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये आपने गोल याद रखना है। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ टुडेज़ टॉपिक। मैं लेक्चर खत्म करने के बाद भी ये वाला मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर तो आपने अभी तक वो सारे 13 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं किए सेक्शन ए के जो कि मैंने आपको बोले थे पिछली रिकॉर्डिंग में करने को। अगर आपने वो नहीं किए हुए तो लीव दिस रिकॉर्डिंग, आप आगे अभी ये रिकॉर्डिंग्स और ना लें। Your task is first to go and complete those 13 questions and ask me damn
मुश्किल-मुश्किल क्वेश्चंस मेरे से आके पूछो कि भाई मुझे सर ये चीज़ नहीं समझ आई, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, मुझे समझा दें। आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछो या फिर आप मेरे से एक लाइव क्लास रखवा लो ऑन द वीकेंड। आई एम मोर देन विलिंग टू डू इट। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे ना तो यू आर 100% गोइंग टुवर्ड्स कि भाई मेरा पेपर फेल हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने फीस दी भी, आई डोंट केयर। अगर तो आपका इस तरह का एटीट्यूड है देन डू इट, मुझे कोई परवाह नहीं है फिर भी, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको ठीक तरीके से समझा सकता हूँ हर एक चीज़। लेकिन क्योंकि मुझे परवाह है कि आपने फीस दी हुई है, गो टुवर्ड्स इट कि आप इस रिकॉर्डिंग को आगे ना सुनो, इन लेक्चर्स को आप आगे ना सुनो। फर्स्ट ऑडिट रिस्क, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, बिज़नेस रिस्क और चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जो भी टॉपिक फॉल करता था, सेक्शन ए के 13 क्वेश्चन्स उठाओ, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन उन टॉपिक से रिलेट करे, उनको सॉल्व करो खुद से और आंसर कंपेयर करो। जो चीज़ ना समझ आए मेरे से पूछो, मैं आपको कराऊँगा। 13 के 13 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मुझे बोलो कि हाँ, अब आई वांट टू कंटिन्यू टुवर्ड्स दीज़ रिकॉर्डिंग्स। ऑब्वियसली मैं रोज़ ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, आप फिर बाद में आके आराम से ले सकते हो। अभी बहुत टाइम है हमारे पास एग्ज़ाम में, जून में एग्ज़ाम होना है, राइट नाउ इट इज़ अप्रैल एंड होने वाला है, ठीक है? अप्रैल की अभी मिड आ रही है, अप्रैल 13 पे आज। यू हैव टू मच टाइम। मैं पूरा ऑडिट का कोर्स होता है ना, बहुत छोटा होता है। प्रैक्टिस ये आप देख रहे हो, आपके पता है कितने चैप्टर्स इन इन चीज़ों की वज़ह से, एथिकल इश्यूज़ हम लोगों ने अभी पीछे क्या ऑडिट रिस्क, बिज़नेस रिस्क और हम लोगों ने वो करा था, हमारे 3 चैप्टर्स खत्म हो गए थे। चैप्टर 7, 8, 9 हम लोगों ने कितने 3 दिन के अंदर ये खत्म किया था और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन्स करने शुरू कर दिए। आपको पता है एथिक्स और प्रोफेशनल इश्यूज़ ये जो आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका, इस ये सब कुछ खत्म करने के बाद जिसके लिए ऑलमोस्ट हमें हफ्ता लगेगा, डेढ़ हफ्ता लगेगा, मैक्सिमम 2 हफ्ते लग जाएँगे। ये सब कुछ खत्म करने के बाद हमारे कितने चैप्टर्स और खत्म हो जाएँगे? ये सारे। ये पहले 6 सारे के सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हैं। इसके ये खत्म हो जाएँगे। इसके बाद हम लोग मूव कर देंगे टुवर्ड्स रिपोर्टिंग को छोड़ देंगे हम लोग, कंप्लीशन एंड रिव्यू को छोड़ देंगे। हम लोग डायरेक्टली मूव कर जाएँगे ऑडिट रिलेटेड सर्विस के साथ, जिसमें 5 और सर्विसेज़ होती हैं। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, सोशल और ये हम लोग ये टॉपिक्स भी खत्म कर देंगे और इसमें भी आपको मैक्सिमम 5 दिन चाहिए सारा कुछ खत्म करने के लिए। क्योंकि वही सब्स्टेंटिव प्रोसीजर है इसके अंदर भी। यहाँ पे आपको बस याद करने होते हैं। ठीक है? तो अगेन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो ऑडिट का कोर्स बहुत कम है। यहाँ पे टाइम क्यों लगता है? 3 महीने क्यों लगते हैं? जो बच्चा है वो क्यों फेल कर देता है अपने आंसर को? 2 रीज़न्स की वजह से। पहली रीज़न क्या होती है कि भाई आपने ठीक तरीके से तैयारी नहीं की, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की और प्रैक्टिस हमारे टीचर्स भी हमें कहा करते थे कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बगैर ये पेपर पास नहीं होने वाला है एंड इट इज़ ट्रू कि ये पेपर आपका प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल भी नहीं पास होता। और दूसरी चीज़ कि अगर आप सॉल्व करके मुझे नहीं दोगे, आप मुझे दोगे तभी तो मैं आपको बताऊँगा कि आप ठीक कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, मुझे दो ताकि मैं उनको चेक करूँ, मैं आपको बताऊँ कि यार आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको अपनी गलती के बारे में पता होना चाहिए ताकि आई कैन हेल्प यू आउट करेक्टली इन द राइट वे और मैं आपको ठीक जगह पे गाइड कर सकूँ। उस गाइडेंस को लेने के लिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके मुझे बताओ। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ, आप खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर के साथ कंपेयर करो। अगेन ऑडिट के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि यार उधर मकसद सेम होता है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। मकसद सेम होता है, हेडिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है? गोल आपका सेम होता है, लेकिन हो सकता है राइटिंग स्टाइल आपका डिफरेंट हो। मतलब एक सब्स्टेंटिव प्रोसीजर आपका भी वही चीज़ वेरीफाई कर रहा है, आपने भी उसी तरीके से बताया है, डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है एग्ज़ामिनर ने, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछो। कम टुवर्ड्स मी एंड आस्क, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप मेरे से किसी भी वक़्त, ठीक है? और ये हमारे एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ करने के बाद, ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट करने के बाद हमारे पहले 6 चैप्टर्स खत्म हो जाएँगे। लेकिन अभी हमने खत्म नहीं किए, इसके लिए हमें डेढ़ हफ्ता ऑलमोस्ट चाहिए, सिर्फ़ इनको समझने के लिए कि भाई हर एक थ्रेड क्या-क्या चीज़ होती है और किस तरह से हम लोग इनको मिटिगेट करते हैं या फिर एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या, ऑडिट फीस क्या, टेंडर क्या, कम इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सी यू गाइज़। कल की क्लास में अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी तब हम लोग इसको कवर करेंगे, तब हम लोग इसको शुरू करेंगे एंड अपना ख़्याल रखें सब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।